अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में हमारी पूरी कोशिश रही कि उन इदारों को, उन NGOs को जिनकी हेल्थ केयर सेक्टर में नुमाया खिदमात रही और बिलखुसूस जो फलाही काम में आगे से आगे रहे, जिसमें हम आपके सामने लेकर आए NICVD को, इसके अलावा SIUT है, साइबर नाइफ है, इसके अलावा अमानतदार जो एक NGO है वो भी हमारे साथ रहे इस प्रोग्राम में, और फिर बैतुल-सुकून कैंसर हॉस्पिटल। तो ये सीरीज़ एक लामुतनाही सिलसिला है। पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर ऐसे मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद है जो कि इस तरह के इदारों को फ़ंड करते हैं। इसके अलावा आवाम के आपके जो डोनेशन है, आपकी जो ज़कात है, आपके अतियात हैं, उनसे इन इदारों का माली ताउन भी होता है और ये इदारे आगे बढ़ चढ़ कर गरीबों की और मुस्तहिक़ अफराद की खिदमत करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किडनी सेंटर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में गुर्दों की बीमारी से मुताल्लिक़ एक बहुत बड़ा, बहुत अहम इदारा है और फलाही इदारा भी है। इसके चेयरमैन जनाब अदनान अफरीदी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने जब वेबसाइट पे आपका नाम पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं आपको पिछले कोई 15-20 साल से जो जानता हूँ वो कैपिटल मार्केट्स के हवाले से जानता हूँ। यू हैड बीन मैनेजिंग डायरेक्टर टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT के अंदर भी आपने 6-6.5 साल जो है वो सर्व किया। किडनी सेंटर से आपकी वाबस्तगी जो है वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन क्या सफ़र रहा, कैसे शुरुआत, क्या आपकी अटैचमेंट है इससे, इस इदारे से? जी इमरान, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये जो आप सेगमेंट रमज़ान में करते हैं ये वाकई एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके ग्रुप का, और हम जैसे फलाही इदारों के लिए ये इट सर्व्स एज ए गुडविल। तो मेरा जो मेरी जो जर्नी रही है किडनी सेंटर के साथ वो पिछले 40 साल से है। 40 साल से, माशाल्लाह। जी, तो मैं कोई 15 साल का था और 8वीं 9वीं जमात में होऊंगा जब किडनी सेंटर की बुनियाद रखी जा रही थी। तो उस वक्त एक ग्रुप था फ्रेंड्स ऑफ किडनी सेंटर के नाम से, जिन्होंने पहली डोनेशन ड्राइव के तौर पे एक सीव्यू पे वॉकथॉन की थी, और मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि मैं अपनी क्लास से अपने दोस्तों को लेके वहाँ पे पहुँचूँ। वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी ना किसी तरह कोई ना कोई टाइम निकाल के किडनी सेंटर के साथ मेरी वाबस्तगी रही है। फिर मैं कॉलेज चला गया, वापस आया। जब वापस आया तो मेरा जो, जैसे आपने कहा, ज़्यादातर मेरी जो प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में रही है। तो मैंने किडनी सेंटर की भी जो फाइनेंशियल साइड थी उसमें मदद करने की कोशिश की, पहले फ़ंड रेजिंग के तौर पे, फिर उनकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वगैरह थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मैं उनका ऑनरी ट्रेजरर बना, फिर उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर जो सारे वॉलंटरी लोग होते हैं उसमें आया, और पिछले कुछ सालों से मैं उसका चेयरमैन अब बन चुका हूँ। तो ये भी एक आई थिंक एक अच्छा मैसेज है बाहर के लोगों के लिए कि ये ऐसा इदारा है जो अपने ही लोगों को फ्रॉम विद इन प्रमोट भी करता है और अपनी गवर्नेंस में उनको आगे रखता है। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स गुड, वेरी इम्प्रेसिव। 1985 में 1985 का मेरे ख्याल से आप तस्करा कर रहे थे, महज 2 डायलिसिस मशीनों से इसका आगाज़ हुआ। आज लगभग 80 के करीब डायलिसिस जो है मसरूफ़ अमल है। अब ज़रा तारुफ कीजिएगा इस इदारे का, किडनी सेंटर, इसके क्या क्या वो हैं, फंक्शंस हैं? तो सबसे पहले तो ख्याल में आपकी ऑडियंस को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि साउथ एशिया जनरली और पाकिस्तान बिलखुसूसी गुर्दों की बीमारी में उसका जो है वो कुछ ज़्यादा शुमार होता है। हमारी कुछ ऐसी जेनेटिक्स हैं, फिर हमारा जो लाइफस्टाइल और डाइट है उसकी वजह से गुर्दों की पानी एक बहुत बड़ा मसला है। पानी एक बहुत बड़ा मसला है, आलूदा पानी। तो उसको नज़र रखते हुए आप हैरान होंगे कि मिड 80s में कराची में गुर्दों की बीमारी का कोई स्पेशलाइज्ड अस्पताल मौजूद नहीं था। उसी की नीड को देखते हुए कराची के कुछ लोगों ने मिल के, जिसमें नासिर जाफ़र साहब शामिल थे, उनकी फैमिली शामिल थी, मारियाना करीम, मुश्ताक चापड़ा, ऐसे लोग जो दूसरी फलाही इदारों में भी आप उनका नाम सुनते हैं। उन्होंने बड़ा नाम आता है इनका, पैफ के अंदर, पेशेंट्स एड फाउंडेशन के अंदर बड़ा नाम आता है, में आता है, TCF में आता है। इन्होंने ही मिलके जो है जाफ़र नकवी साहब के साथ मिलके इस इदारे की बुनियाद रखी। जैसे आपने कहा 14 लाख रुपए से ये शुरू हुआ ये अस्पताल। 2 डायलिसिस मशीन्स थी। आहिस्ता आहिस्ता कराची की आवाम की मदद से
बढ़ते बढ़ते वो 100 बेड का फुली फंक्शनल अस्पताल है, जिसमें बोथ एडल्ट एंड पीडियाट्रिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इमरजेंसी से, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि किडनी की में इमरजेंसी भी हो सकती है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ आके शाम में कंसल्टेंट क्लिनिक को दिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो बड़ा नॉर्मल होता है ना कि वो दर्द हो रहा है, फिर आपने एक आध हफ्ता उसमें गया, फिर आप डॉक्टर के पास गए, फिर उसने आपके कुछ एक्सरेज वगैरह हुए, फिर उसके बाद पता चला कि वो एक स्टोन फॉर्मेशन है, वो दवाओं से निकल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। मगर हकीकत ये है कि दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और कभी कभार बहुत एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं जिसमें आपको इमरजेंसी में पहुंचना होता है। तो हमारे पास एक किडनी स्पेसिफिक इमरजेंसी यूनिट है जिसमें 24 आवर्स आप आ सकते हैं। हमारे पास एक फ्री फ़िल्टर क्लिनिक है जो कोरंगी में भी हमने एक बनाई है, और हमारे मेन हॉस्पिटल जो जिना के सामने है वहाँ पे भी है। फ्री फ़िल्टर से ये माने हैं, दैट्स फॉर आई मेरे ख्याल से। नहीं, आई का अलग है, अच्छा, गुर्दों का अलग है। ओके, आप जो कोरंगी में आपका फ्री फिल्टर है वो आई और नहीं, वो है सिर्फ गुर्दों के लिए, और जो हमारा मेन अस्पताल है उसमें आई के लिए भी है, LRBT के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और गुर्दों के लिए तो हमारा अपना है। फ्री फिल्टर से ये हमारा मायने है कि अगर आपके पास मुस्तहिक जो मरीज़ हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको शुबा है कि उनको गुर्दों की बीमारी है, तो वो आते हैं हमारे पास, हम उनका एक फ्री डायग्नोस्टिक करते हैं, देखते हैं कि उनको अगर कोई यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर हम उनको अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट के रूट के थ्रू रेलेवेंट कंसल्टेंट, सर्जन, जो भी उनकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करते हैं। तो सबसे पहले कितनी बड़ी तादाद होती है अफरीदी साहब इस तरह के लोगों की, क्योंकि वो जाहिर है कि आपको पता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करना आजकल तो नॉर्मल लाइफ के आपने एक हेल्दी शख्स नहीं कर सकता, और फिर अगर कोई बीमार हो जाए तो वो तो बड़ा बिल्कुल ही इसका बजट आउट हो जाता है। तो कितने लोग ये लाखों में जाते हैं इमरान, लाखों में जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने वेलफेयर पे ओवर 1 लाख से ज़ायद लोगों का हमने इलाज किया, मगर जो फ़िल्टर क्लिनिक में आए वो तो उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती हमारे इलाज की, मगर जिनका हमने इलाज किया वेलफेयर पे वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, जिसपे हमने और अखराजात उस पे 70 करोड़ से ज़्यादा थे। इस साल जो जून में ख़त्म होगा 90 करोड़ पे हम पहुँच रहे हैं वेलफेयर, सिर्फ वेलफेयर पे। टोटल तो ज़्यादा होता है मगर सिर्फ वेलफेयर पे, और अगले साल की हमारी प्रोजेक्शन है कि हम 1 अरब से ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे होंगे वेलफेयर पे। फ़ंड कहाँ से करेंगे? फ़ंड माशाल्लाह आपके प्रोग्राम के तरफ जो हमारी कौम है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बहुत गिविंग कौम है, वो बहुत जेनरस है, वो ज़कात भी देती है, चैरिटी भी देती है, और माशाल्लाह से वो हमें हमेशा मदद की है। मगर उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट भी हमारी मदद करती है। ज़ाहिरी बात है उनके अपने भी इदारे हैं जैसे SIUT हो गया वगैरह, मगर हमारी भी वो मदद करते हैं हर साल। मगर बाय एंड लार्ज जो हमारी मदद करते हैं वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। हम कुछ इवेंट्स भी करते हैं, तो हमारे कुछ स्पॉन्सर पेशेंट प्रोग्राम्स भी हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायलिसिस, सर्जरीज़ वगैरह की। फिर एक और जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो लिया है ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट जैसे आपको पता है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, मगर उससे जो आउटकम होता है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है पेशेंट की वो बहुत बेहतर होती है कंपेयर टू डायलिसिस। डायलिसिस में आपको हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा आना होता है, 4-4 घंटे लगाने होते हैं, 6-6 घंटे। ट्रांसप्लांट से जाहिर बात है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाती है, मगर एक ट्रांसप्लांट के इस वक्त 20 लाख से ज़्यादा उसका ख़र्चा है, और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हर महीने आपको जो अदवा की रिक्वायरमेंट होती है वो लाखों में जाती है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया है डोनेशंस का, ताकि हम हफ्ते में एटलीस्ट, इस वक्त हम महीने में कोई 1 से 2 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हफ्ते में 1 से 2 ट्रांसप्लांट करें, जिसके लिए हमारे पास सर्जन, फैसिलिटीज़, सब कुछ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो 3.5 लाख मेरे ख्याल से किडनी सेंटर में सालाना 3.5 लाख डायलिसिस सेशंस वगैरह होते हैं, तो ये ऑल टुगेदर है? ये पूरे साल की है। हमारे पास 80 डायलिसिस मशीन्स हैं, राउंड द क्लॉक ये चलती हैं, 3 शिफ्ट्स होती हैं। तो ये 3.5 लाख सेशंस बनते हैं साल के। और ये भी बता चलूँ कि एक डायलिसिस मरीज़ जो है वो पूरे साल का जो ख़र्चा होता है वो लगभग
9 से 10 लाख रुपए उससे लगते हैं। तो महीने के कोई 90,000 रुपए का खर्चा आता है एक प्राइवेटली अगर आप प्राइवेटली करें उसको। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे तस्करा हो रहा था, जाहिर है कि जितने भी इदारे हैं और भी सारे इदारे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है उनकी पार्टिसिपेशन है, उनकी मुआवनत है। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और मैं चाह रहा हूँ कि और सूबे भी इस मॉडल को, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो, इसको अडॉप्ट करें। रादर कि हम एक ज़माने में जा रहे थे हेल्थ कार्ड की तरफ, तो उसमें और इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? दूसरे सूबों के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है वो इस मॉडल को अपनाएं? तो कहाँ से शुरुआत करना होगी? जी, ये बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है। देखें, सिंध गवर्नमेंट इन जनरल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। यहाँ पे भी जो दो तरह के इदारे हैं। एक इदारा वो है जो शुरू से 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। आपको पता है कि उसके जो मसाइल होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं जैसे हम हो गए जो प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे, NGO ले बेसिस पे चलते हैं, मगर जो क्वालिटी हम रखते हैं वो वर्ल्ड क्लास रखते हैं। हमारे मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टू बी अ प्रीमियर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो इसका मतलब है कि, और ये सिंध गवर्नमेंट हमारा आके ऑडिट करती है, हमारे थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं हमारे सारे प्रोसेसेस के। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट को ये कंफर्ट मिलता है कि जो पैसे वो हमें दे रहे हैं वो सही खर्च भी हो रहे हैं और जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं पेशेंट्स के लिए, सिंध की आवाम के लिए, वो भी बेहतरीन हैं। तो आई थिंक इसका जो इसकी कड़ी है वो ये है कि रादर देन कि गवर्नमेंट जो है ख़ुद अपने ढांचे खड़े करें, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे इदारे मौजूद हैं। अगर उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, उनको वेल इक्विप्ड किया जाए तो उनके पास ऑलरेडी मैनेजमेंट गवर्नेंस है। परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, अदनान अफरीदी साहब द किडनी सेंटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। चेयरमैन किडनी सेंटर अदनान अफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि दूसरे सूबे अगर शुरू करें इस मॉडल को अपनाना, तो क्योंकि कहीं पे ऐसा जितना देखा नहीं जा रहा, तो मेरा ये सवाल है क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे? मेरे ख्याल में पॉलिसी साइड पे है। पॉलिसी साइड नहीं है, मेरे ख्याल में माइंडसेट है कि गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जनरली चाहती हैं कि वो खुद ही अपना ढांचा खड़ा करें ताकि उस पर उनका नाम नज़र आ रहा हो और उनको ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्रेडिट मिले। और लेकिन कम से कम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एक कंसिस्टेंसी है इस चीज़ को लेकर। सिंध गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमारी नहीं मगर दूसरे इदारों की, उसमें क्लियर इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, एक चीज़ और मैंने देखी, ख़वातीन की सहूलत के लिए फीमेल फ्रेंडली यूरोलॉजी क्लिनिक जो है, व्हाट इज़ दिस? तो कुछ अर्सा पहले हमारे डॉक्टर्स ने ही ये रिकग्नाइज़ किया कि हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी होता है कि ख़वातीन के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि दे फील कंफर्टेबल कमिंग टू फॉर ट्रीटमेंट। बहुत हमारी ख़वातीन हैं जो हिचकिचाती हैं क्योंकि अगर वो किसी अस्पताल की सेटिंग में आते हैं तो उनका ऑब्वियसली मर्द से इंटरेक्शन होता है। तो हमने, और पर्टिकुलरली यूरोलॉजी और गायनी का एक इंटरसेक्शन है जो एक सेंसिटिव एरिया होता है किसी भी खातून के लिए, तो हमने एक एंड टू एंड फीमेल फ्रेंडली जोन बनाया है जिसमें आप जब आते हैं तो एंट्रेंस से लेके अटेंडेंट, सारा फीमेल स्टाफ, डॉक्टर्स, सारा फीमेल, पैरामेडिक्स वगैरह, पैरामेडिक्स सब फीमेल स्टाफ होता है ताकि ख़वातीन को एक कंफर्ट मिलती है और माशाल्लाह ये चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक, अच्छा, ये जो बीच में बात रह गई CSR एक्टिविटी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, एंड वी आर ब्लेस्ड कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें, और चूंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर से भी हैं तो ज़रा बताइएगा कॉर्पोरेट सेक्टर कितनी इफादियत है CSR एक्टिविटी? जी देखें, एज़ फार एज़ किडनी सेंटर्स कंसर्न तो आई वुड से कि हमारी तो जो बैकबोन रही है फंडिंग की वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ही रही है। बहुत अरसा पहले, मैं आपको कुछ इदारों के नाम लेता हूँ मगर ये ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, मगर शेल पाकिस्तान जो मल्टीनेशनल था उन्होंने हमारे साथ एक रिलेशनशिप कायम की और बल्कि उनके जो MD होते हैं वो हमारे बोर्ड पे एज अ परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो शेल ने हमारे साथ, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जैसे फाइज़र हो गई, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। यूनिलीवर जो है वो रमज़ान के ज़माने में फ्री हमें बिल बोर्ड्स देता है ताकि हम अपनी कैंपेन चला सकें। फिर अभी कुछ ही दिनों पहले फैसल बैंक ने हमें एक एम्बुलेंस
डोनेट की है। हबीब बैंक और बैंक अल हबीब ने अभी हमने एक नया सर्जिकल यूनिट बनाया है, तो उन्होंने एक सर्जिकल यूनिट्स डोनेट किए हैं। तो बैंक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ऑयल एंड गैस कंपनीज ये कॉर्पोरेट सेक्टर के वो तमाम इदारे जो कि पाकिस्तान में वेल बीइंग जो है आवाम की, इवन मैंने थर में जाके देखा कि वहाँ पर काफ़ी काम हुआ हुआ है CSR एक्टिविटी के थ्रू। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये टोकन नहीं है, मगर ये मीनिंगफुल सपोर्ट दे रहे हैं, नॉट ओनली टू अस, मगर एजुकेशन सेक्टर में भी और हेल्थ सेक्टर में भी। साइबर नाइफ के डॉक्टर तारिक महमूद हमारे प्रोग्राम में थे पिछले हफ्ते, और बात ये थी कि जनाब जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी अद्वियात जो हैं, जो फॉलो अप ट्रीटमेंट वगैरह जो है, वो दवाएं बहुत महंगी हैं। तो क्या इस तरह का आपके यहाँ भी इश्यूज़ हैं कि फॉलो अप ट्रीटमेंट और सारी दवाएं जो आप देते हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत अरसे बाद प्राइस डीरेगुलेशन हुई है जो आपके नॉन लाइफ एसेंशियल ड्रग्स की, तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर ही इससे रिलेटेड दवाएं जो हैं वो तैयार की जाएं। इस हवाले से क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी, जैसे मैंने कुछ अरसे पहले मेंशन किया, जो हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उस पर ये बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाएँ ज़रूरत होती हैं वो फॉर लाइफ चाहिए होती हैं किसी पेशेंट को। वो ये नहीं है कि सिर्फ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, वो उसको फॉर लाइफ लेनी होती हैं, और वो बहुत महंगी हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अभी भी इम्पोर्टेड होती हैं। तो उस हवाले से हमारे पास बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है इस वक्त। हम चाहें तो जो नीड है, जो डिमांड है, तो हम हर दिन एक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मगर हम महीने में सिर्फ 2 या 3 कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हमें कमी है। जहाँ तक डायलिसिस का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे जो है दवाइयों की कुछ कम ज़रूरत होती है, मगर वहाँ पे भी जो महीने में 30-40 हज़ार से काम चल जाता था, वो अब 80-90 हज़ार पे पहुँच रही है वो चीज़। तो ये तो आई थिंक सेक्टर वाइज ये इशू है। ठीक, और ये सब के लिए इसको हल होना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब पेशेंट वेलफेयर प्रोग्राम जो है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी जी। तो जैसे दूसरे इदारे भी काम करते हैं, हमारा भी एक बहुत सिंपल मॉडल है कि हम किसी शख्स को भी सिर्फ इसलिए कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट कभी भी डिनाई नहीं। बॉटम लाइन ये है कि इलाज ना होने की वजह पैसा ना होना, वसाइल ना होना नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना, और नवो किडनी सेंटर में ये तो एक रिटन, ये तो हमारा सेंट्रल पिलर है कि अगर हमारे तो सुकून में भी है ये, हाँ, और दीगर इदारों में भी है ये पाकिस्तान में, जहाँ पे जो ये लोग काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंगली जब भी कोई आता है, कोई मरीज़ आता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि जितनी भी उसकी वसक है, वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी फुली फ्री नहीं लेगा। वो चाहेगा कि मैं चाहे 10 रुपये दूँ, मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो हमारा पेशेंट वेलफेयर इसी तरह चलता है कि वो जब पेशेंट इनटेक आता है तो वो उनसे उनकी फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में मालूम करता है। पेशेंट्स पेशेंट या पेशेंट की फैमिली जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो बैलेंस होता है वो फिर हम अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा करते हैं। अच्छा, हम डोनर्स की बात कर रहे हैं। यू हैड बीन MD पाकिस्तान एक्सचेंज, उस वक्त तो कराची स्टॉक एक्सचेंज कहलाता था, और आपका इंटरेक्शन मेमन कम्युनिटी के लोगों से बड़ा रहता था, और हमारे जो बड़े मायनाज ब्रोकरेज हाउसेस, चाहे वो AKD हैं या आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में आके कहा कि पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध में और ख़ासकर कराची के अंदर जितनी फिलैंथ्रोपी होती है पूरी दुनिया में शायद नहीं होती है, और उसमें जो मेमन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है वो हेल्थ केयर के हवाले से कहने बहुत ज़्यादा है सारी चीज़ों में। जी, इसको आप इंडोर्स करते हैं इसे? बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, और ये तो मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करता हूँ कि चाहे वो यहाँ हो, दूसरे इदारों में हो, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये बढ़ चढ़ के जो है वो, मैं तो सिर्फ 2-3 ही ले सका, वरना आपके पास तो तवील एक फहरिस्त होगी सारे लोगों की। बिल्कुल, आई थिंक ये और ये उनकी कम्युनिटी की ये खूब बात है कि वो अपने इदारे भी, जैसे मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, उन्होंने अपने इदारे भी खड़े किए हैं, मगर वो दूसरे इदारों की भी हेल्थ केयर इन पर्टिकुलर में आई थिंक उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा सर किडनी सेंटर जो है वो, मैं और भी आपके यहाँ जो देख रहा था, आप रिसर्च और एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जी ज़रा इस एरिया में थोड़ा सा डिस्कस। तो एक्चुअली हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वी आर अ टीचिंग हॉस्पिटल। तो कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने हमें सर्टिफाई किया हुआ है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट
फुल रेजिडेंसी प्रोग्राम्स रन करते हैं, यूरोलॉजी में भी और नेफ्रोलॉजी में भी। तो हमारे पास रेजिडेंट्स आते हैं, उनका एक पूरा 2 या 3 साल का प्रोग्राम होता है, आफ्टर विच दे कैन चूज स्पेशलाइजेशन इन यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। एक तो हमारा वो प्रोग्राम है। दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं नर्सिंग के हवाले से, डायलिसिस टेक्नीशियंस के हवालों से, बायोमेडिकल ऑफिसर्स के हवाले से, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस के हवालों से। और आपको बताऊं पिछले 5 से 10 साल में मिडल ईस्ट में जितना ब्रेन ड्रेन अनफॉर्चुनेटली हुआ है मेडिकल, हमारे बहुत सारे स्किल्ड लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट हॉस्पिटल्स में अब इस वक्त काम कर रहे हैं। चले मुल्क को फिर भी फ़ायदा होता है रेमिटेंस के थ्रू, मगर हमें ज़रूर नुकसान होता है कि हमारे जो स्किल्ड स्टाफ है वो यहाँ से चला जाता है। मगर हम नहीं, लेकिन उस स्किल्ड स्टाफ को अगर आप रोक सकते हैं तो जनाब आप उनको मार्केट बेस्ड जो उनके पैकेजेस हैं वो ऑफर करें। हमने देखा आज ही अखबार में कि जनाब कितने मेरे ख्याल से 118 या फला परसेंट जो है वो 188% जो है हमारे MNA MPS MNAs की सैलरी जो है उसमें इजाफा कर दिया गया। तो भाई जो डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट उसको देखे ना। जी नहीं, वो बिल्कुल सही है, उस पर तो एक अलग प्रोग्राम हमें करना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अफरीदी साहब, ऑल द बेस्ट। आप किडनी सेंटर को लेकर चल रहे हैं और नाज़रीन हमारी पूरी कोशिश है कि 1-2 प्रोग्राम और होंगे उसमें हम LRBT से भी लोगों को लेकर आएँ और आपको बताएं कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस तरह ये जितने भी इदारे हैं ये मेरा और आपका हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने डोनेशंस इसमें इस तरह के फलाही इदारों को ज़रूर शामिल करें, इनके साथ माली ताउन करें ताकि ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहे और इस कार्य खैर में मुझे और आपको भी कुछ सवाब मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अदनान अफरीदी आपका। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तबाहाल फ़लस्तीनियों को एक बार फिर इजरायली बर्बरियत का सामना है। इजरायली फ़ौज रफ़ा में दाखिल हो गई और पिछले 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस तरह शोदा की मजमूई तादाद जो है वो 50,000 तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर दिफ़ा जो बाकायदा धमकियाँ दे रहे हैं इस वक्त के गज़ा को मुस्तकिल तौर पर जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाएगा। साथ ही साथ अलमनाक वहाँ सूरत हाल ये है कि गज़ा में इस वक्त सिर्फ 6 रोज़ का आटा बाकी बचा है तकसीम करने के लिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार हैं। सूरत हाल किस तरफ जा रही है ये जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मंसूर जाफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद, मनसब सदारत संभालने के बाद मिडल ईस्ट की जो पॉलिसीज़ थी उसमें किस तरह का फ़र्क कुछ देखने में आया है क्या? क्योंकि हालात जो हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं वहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार के मंजर आम पे आने के बाद जो है मिडल ईस्ट से मुतल्लिक़ पॉलिसियाँ हैं, मैं समझता हूँ वो उसमें तो कोई चंदा बराबर हमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। फ़र्क सिर्फ ये है कि चेंज ऑफ फेस हमें दिखाई देता है। जो बाइडन की जगह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। मिडल ईस्ट का जो फ्लैश पॉइंट है ख़ासतौर पे फ़लस्तीन या गज़ा स्ट्रिप, वो उसी तरीके से अमरीकी फराहम करदा असलहे के ज़रिए जो है वो इसराइल की बमबारी का निशाना है। और वहाँ के निहत्ते अवाम जो है वो आज भी इस मुबारक महीने में कि जब ये गमखारी और भाईचारे का एक महीना समझा जाता है मुसलमानों के अंदर, उसमें भी अपने टूटे फूटे मकानों के मलबे पे बैठ के सहरी और अफ्तारी करने पर मजबूर हैं। और उसके बाद जो वहाँ पे इस वक्त कामयाबी पैदा हो गई है अशिया ख़ुर-ओ-नोश की, बिलखुसूस जो बुनियादी अशिया हैं आटे जैसी, वो भी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि इस वक्त तकरीबन 6 दिन का बाकी रह गया है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इस और जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप ने जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया था कि उन्होंने गज़ा के अंदर फायरबंदी के हवाले से बहुत ही एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी और उस पर अमल करते हुए यकीनन नेतन्याहू ने एक सीज फायर जो है उस पर एग्री किया। और उसके नतीजे में आपने देखा कि एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो अनफोल्ड होती दिखाई दी। वो कैदी कि जो पिछले 15 इसराइल ताकत के ज़ोर पर रिहा नहीं करवा सका था, वो बिल्कुल हनियन मरियन जो है मज़ाहमतकारों ने बहुत ही मुनासिब अंदाज में शोकेस करके दुनिया के सामने उनको अपने लवाहिकीन के और रेड क्रॉस के हवाले किया। और उसके बाद जब पहला मरहला मुकम्मल हो गया तो जो दूसरे मरहले का आगाज़ था उससे पहले ही
अमेरिका ने और इसराइल ने जो है इस माहदे की खिलाफ वर्जियाँ, सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी और उसके नतीजे में दूसरा माहदा जो है वो रूबा अमल नहीं आ सका। हमास आज भी इस बात पर इसरार कर रही है कि आपके कैदी जो भी हैं वो हम रिहा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरे मरहले का आगाज़ करें, क्योंकि दूसरा मरहला ही बुनियादी तौर पे गजा के जो अवाम ने 15 माह तक आतिशवाहन की बारिश बर्दाश्त की है, उसके रिलीफ फराहम करने का एक मरहला है। उसी के नतीजे में उनके यहाँ एक तामीर नौ का मरहला शुरू होना है, उसी के नतीजे में एक लेकिन वो दूसरा मरहला तो बाकायदा यहाँ पे सबूताज होता नजर आ रहा है। तो बात ये है कि चाहे जो बाइडेन हो या ट्रंप, जो इस वक्त पैलेस्टाइन के हवाले से या मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसी है वो एक स्टेट पॉलिसी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फायरबंदी जिसकी बात की गई, पीस एकॉर्ड जो आर्जी तौर पर एक आया था, वो भी एक तरफा साबित हुआ। जी ऐसा ही है जी, क्योंकि इस वक्त हमास तो जो है वो अब भी अपने उस फायरबंदी के मायदे पर जो है वो कारबंद है। आप उसके साथ साथ दूसरे महाज पर देख लीजिए कि इसराइल ने जो लबनान के साथ फायरबंदी का माहिदा किया था, उसकी वो कितनी बार धज्जियां पकेड़ चुका है। यानी इस पूरे अरसे के अंदर ये जो फायरबंदी का माहिदा था, इस तकरीबन 1 सवा माह के अंदर 1200 खिलाफ वर्जियाँ जो इसराइल ने की हैं, और उस दौरान भी तकरीबन 175 के करीब अफराद को जो है वो शहीद किया गया। और ये मैं समझता हूँ सरी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उसके बावजूद हमास ने और दीगर मुजाहिदी तंजीमों ने उस पहले मरहले को मुकम्मल करने के लिए तमाम तर जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस के बावजूद जो है वो उसको स्मूथली किया। लेकिन अब दूसरे मरहले, क्योंकि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के पेश नज़र जो इस वक्त प्लान है मिडल ईस्ट और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से, वो तो यकीनन इसको मुकम्मल तौर पे मलियामेट करने के हवाले से और सफ़े हस्ती से मिटाने के हवाले से। यही वजह है कि आपने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ऐसे लायानी किस्म के मुतालबात के, जिसमें फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से कभी उर्दन मुंतकली की बात की जा रही है, कभी मिस्र मुंतकली की बात की जा रही है, यकीनन उसके बाद खुद ही उन्हें अरब लीग का और हमसाया मुल्कों का रद्द-ए-अमल देखने के बाद उस मामले से या उस कज़िये से पसपाई इख्तियार करना पड़ी। और उसके बाद वो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ कभी ये बयान देते दिखाई दिए कि देखिए किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकालना, अगर वो वॉलंटरीली जाना चाहता है तो चला जाए। वॉलंटरीली जाना चाहता तो 15 माह तक फ़लस्तीनी जो है, जो अहले गज़ा जो है, वो अपने सरों पर इसराइली बमबारी जो है वो बर्दाश्त ना करते, अपने मकानात की, अपने घरों की तबाही और अपने प्यारों की शहादत का गम जो है वो ना झेलते, वो उससे बहुत पहले चला जाते। तो इस सरजमीन को एक मुकद्दस ट्रस्ट समझते हैं और इसी हवाले से उनकी यह वाबस्तगी है। ये कोई खित्ता ज़मीन नहीं है, ये उनके ईमान और अकीदे का हिस्सा है, क्योंकि ये एक वो लार्जर जंग जिसके लिए उन्होंने आज तक पिछले 70-72 सालों से कुर्बानियाँ दी हैं, यानी किबला अव्वल की यहूदी कब्जे से आज़ादी की जंग, उसका वो बेस कैंप समझते हैं। और आपने देखा है कि आज भी फ़लस्तीनी जो है अपनी इस सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं और वो यहाँ से 1 इंच भी जो है सरे मुँह। लेकिन मंसूर साहब, आपने अरब लीग और हमसाया जो ममालिक है उनके रद्द-ए-अमल की बात की, लेकिन ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि मिस्री सदर सेसी जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने का उन्होंने इंदिया दिया है। ये क्या है फिर? देखिए जी, जहाँ तक तो मिस्र का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ मिस्र के जो हालात समझते हैं, ख़ासतौर पे दुनिया के लोग, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मिस्र की इस वक्त इकॉनमी की जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो इस नौइयत का कोई इन्फ्लक्स जो है या जो बड़े पैमाने पे एक्सोडस जो है उसका बोझ बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ये फ़लस्तीनी जो है कोई निकम्मे या नालायक लोग नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं। तो लिहाजा ये इस नौइयत की जो महाजरत है, जिसमें उनको दूसरे तीसरे बल्कि किसी चौथे पाँचवें दर्जे का शहरी भी जो है वो ना समझा जाएगा, क्योंकि दुनिया ने फ़लस्तीनियों को इससे पहले भी, चाहे वो OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में जिस तरीके से वो लोग पहली नकबा और दूसरी नकबा के नतीजे में तितर बितर हुए हैं, वहाँ पे भी इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो सबको मालूम है। सही, बहुत सारे ममालिक जो है वो उन्हें शहरियत तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये कोई ऐसा। अच्छा, अब ऐसे में मंसूर जाफर साहब, ये जो इजराइल ने हमले किए हैं वो वहाँ का कैंसर हॉस्पिटल वाहिद गजा का था, उसको भी उसने तबाह किया, मरीज जो हैं वो शहीद हुए। ये सरीहन एक आप कहेंगे कि ये एक जंगी जराइम में शामिल होता है। तो क्या इंटरनेशनल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो जहाँ पर इस मामले को चैलेंज किया जा सके या इनको लगाम डाली जा सके इस जंगी जराइम से? देखिए जी, इस वक्त भी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत है उसमें जो एक मुकदमा है वो ज़ेर समाअत है
और उसमें बहुत सारे फ्रंट पर यानी नेतन्याहू को और उनके जो वजीर दिफा हैं साबका, उनको बाकायदा इंटरनेशनल वारंट उनके जारी कर दिए गए हैं इसी नौइयत के जंगी जराइम में मुलव्वस होने के, मुब्तला होने के बिना पे। तो ये उन्हीं की उस मुजरमाना जो एक हिस्ट्री है उसमें एक नए बाब का इजाफा है। ख़ासतौर पे ये भी जो गज़ा में कैंसर हॉस्पिटल पर हमला किया गया है, क्योंकि इस वक्त गज़ा के तमाम जो सरहदें हैं वो बंद हैं। वहाँ पे जितने बड़े पैमाने पे ऐसे मरीज़ के जिनको बहुत ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको गज़ा से बाहर जाने भी नहीं दिया जा रहा। और बिलखुसूस उसमें वो लोग जिनको इस वक्त किडनी डायलिसिस की ज़रूरत है, इसी नौइयत के जिनको केमोथेरेपी की ज़रूरत है, स्पेशलाइज किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो गज़ा के अंदर तो मफकूद है। क्योंकि गज़ा का तो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसराइल ने मलिया मेट कर दिया, और इस बिना पे मलिया मेट किया कि शायद हमास या मज़ामती तंजीमें जो हैं वो इन हॉस्पिटल्स को एक पनाहगाह या हार्बर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि उन तमाम मलिया मेट हॉस्पिटल्स या उन गारों का जिसका वे चर्चा किया करते थे, आज तक उन जगहों से वो अपने कैदी बरामद करने में नाकाम ही रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त भी जो तकरीबन 58 के करीब कैदी मौजूद हैं, उसमें भी निस्फ तादाद जो है ऐसे हैं जो इस वक्त जान गंवा बैठे हैं, और जो तकरीबन 29 के करीब जिंदा हैं। इसराइल समझता है कि वो, इसराइल नहीं चाहता कि वो इस वक्त उनकी इस बीमारी के नतीजे में वो भी जिंदा रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इस लेटेस्ट सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो मुश्किल वक्त है, जो कड़ा वक्त है फ़लस्तीन के ऊपर, और ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है कि अमेरिका में हुकूमत कोई भी हो, लेकिन जो स्टेट पॉलिसी है उनकी इस वक्त मिडल ईस्ट के हवाले से वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखना ये कि इस्लामिक ब्लॉक जो है वो इस वक्त फ़लस्तीन की आवाज़ बनता है या नहीं। इस वक्त बहरहाल हर जगह पे सुकून और खामोशी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।